एक गांव में दो जुड़वां बहनें रहती थी, रामा और श्यामा। दोनों 8 साल की थी। अब कहानी शुरू करने से पहले हम आपको उनके परिवार का वो किस्सा बताते हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी की शादी 10 साल पहले हुई थी। उनकी माँ से उनको ये दो जुड़वां बेटियां पैदा हुई, जिनका नाम उन्होंने रामा और श्यामा रखा। लेकिन किसी बीमारी के चलते उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उनके पिताजी को इन दोनों की देखरेख के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती है और वो अपनी दूसरी पत्नी को घर लाते हैं। लेकिन जैसा वो सोच कर लाए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन दोनों की सौतेली माँ उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दोनों को बात बात पर डांटती और मारती। और उनकी माँ ने उनका जीना दुभर और भी ज़्यादा तब कर दिया जब उसको खुद एक बेटा पैदा हो गया। और ऊपर से उनके ऊपर आसमान टूटकर जब पड़ा, जब उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई। अब तो उनकी सौतेली माँ को ना तो कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला था। वो जब चाहती उनको मारती, जब चाहती उनको डांटती, जब उनसे जितना चाहे उतना काम कराती। और बेचारियों को स्कूल भी तब जाने देती थी जब वो घर का सारा काम ख़त्म कर देती थी। एक दिन दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ वहाँ आती है और कहती है, तुम दोनों तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इस पर रामा कहती है, माँ हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का टाइम हो गया है। दोनों स्कूल जाकर क्या करोगी? पहले घर का सारा काम करो, काम करने का तुम्हारा बाप आएगा। दोनों चल पड़ी स्कूल। स्कूल जाकर कौन सा कलेक्टर बनोगी? माँ हमने सारा काम कर दिया है, इसीलिए हम स्कूल जा रहे हैं। ओहो हो, आई बड़ी महारानी काम करने वाली। खाना कौन बनाएगा? चल पड़ी स्कूल। पहले खाना बनाओ, फिर जहाँ जाके मरना है वहाँ मरो। माँ वैसे तो हम लेट हो जाएंगे, हम डेली लेट जाते हैं, मास्टर जी भी डांट लगाते हैं। मैं जो कह रही हूँ पहले वो करो, मास्टर जी तो डांट बाद में लगाएंगे, उससे पहले मैं तुम्हें एक चपेट लगा दूंगी। और दोनों बहनें बस्ता उतारती हैं और खाना बनाने लग जाती हैं। फिर खाना बनाकर वो स्कूल जाती हैं। स्कूल जाने के बाद वही डेली का रूटीन, जाते ही मास्टर जी की डांट सुननी। देर से आने पर मास्टर जी उन्हें बहुत डांटते हैं। लेकिन दोनों बहनें बहुत होशियार थी, इसीलिए मास्टर जी उनको रोज़ क्लास में आने देते थे। और उन दोनों बहनों को भी पता था कि उनका जीवन तभी बदल सकता है जब वो अच्छी तरह से पढ़ेंगी और कामयाब होकर दिखाएंगी। फिर उसके बाद दोनों बहनें स्कूल में मन लगाकर पढ़ती हैं और स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर आती हैं। अभी बेचारियों ने चैन की सांस ही नहीं ली थी, बैग भी नहीं उतारा था, उससे पहले उनकी सौतेली माँ बहुत सारे बर्तन और कपड़े उनके सामने डाल देती है और कहती है, महारानियों स्कूल से आ गई? मुझे पता है तुम स्कूल क्यों जाती हो, मुझसे बचने के लिए जाती हो, ताकि घर का काम ना करना पड़े। तुम्हारे बहाने मैं सब समझती हूँ। बहुत मौज मस्ती कर ली स्कूल में, अब चुपचाप ये बर्तन और ये कपड़े धो दो। जी माँ, अभी बैग उतारा और कपड़े बदले, फिर उसके बाद ये बर्तन और कपड़े सब कर देंगे। और ये कपड़े और बर्तन हो जाएं उसके बाद रात का खाना बना लेना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम टाइम पास करने जो ये स्कूल जाती हो। फटाफट काम ख़त्म करो। उसके बाद दोनों बहनें काम में लग जाती हैं। दोनों सारा काम ख़त्म करके रात का खाना बनाकर खाना खाने बैठ जाती हैं। और जब खाना खाने बैठती हैं तो उनका छोटा भाई जो कि सौतेला था, वो उनको आकर परेशान करता है, बार बार उनकी चोटी पकड़कर खींच रहा था। दोनों बहनें उसको बहुत रोकती हैं लेकिन वो नहीं मानता, और जिसके कारण दोनों बहनों को गुस्सा आ जाता है और रामा उसको एक थप्पड़ लगा देती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उनकी माँ सोमवती दौड़ी चली आती है और देखती है कि उनका भाई बिट्टू रो रहा है। तो वो अपने बेटे से पूछती है, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहा है? माँ रामा ने मुझे मारा। तो इस बात पर सोमवती को गुस्सा आ जाता है और वो रामा के बाल नोचने लगती है और कहती है, क्यों मारा मेरे बेटे को? तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुफ्तखोर? मैं बताती हूँ तुझे, एक ही बेटा है मेरा, ऐसे तो तुम उसकी जान ले लोगी। इस पर श्यामा उसका बचाव करते हुए कहती है, माँ बिट्टू हमें परेशान कर रहा था, इसलिए रामा ने उसे मारा। वो हमें खाना नहीं खाने दे रहा था। बड़ी आई इसकी वकील बनने वाली, तुझे भी इसके साथ ही चलता कर दूंगी। अब मैं बताती हूँ इसको, ये मेरे बेटे को मारती है। माँ रामा के साथ कुछ मत करना, उसको छोड़ दो माँ। अच्छा इसने मेरे बेटे को मारा, एक दिन ये खाना नहीं खाती तो क्या भूखी मर जाती? मैं अकल ठिकाने लगाती हूँ इसकी, 2 दिन कमरे में भूखी रहेगी तो इसे नानी याद आ जाएगी
और सोमवती रामा का हाथ पकड़ती है और उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। उसके बाद बेचारी 2 दिन तक भूखी रहती है और श्यामा को जैसे ही मौका मिलता है वो चोरी छिपे रामा को रोटी दे देती है और ये करता हुआ उसे सोमवती देख लेती है। बस अब तो उसकी शामत थी। सोमवती दोनों बहनों को गुस्से में पकड़ती है और दोनों को मारती है। दोनों बहनों को मारते हुए कहती है, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इनका बाप इनको मेरे मत्थे मर गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, पता नहीं कब मरेंगी दोनों। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और सोमवती बूढ़ी। जहाँ दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही थी, वहीं बिट्टू का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो आवारा बच्चों के साथ रहता था। एक दिन बिट्टू घर आता है और गुस्से में अपनी माँ सोमवती से कहता है, माँ मुझे एक फ़ोन चाहिए, महंगे वाला। तो सोमवती कहती है, बेटा मैं फ़ोन कहाँ से लाऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और पिछले साल ही तो दिलाया था तुझे एक नया मोबाइल। मुझे नहीं पता माँ, आजकल महंगे महंगे इतने अच्छे फ़ोन आए हुए हैं, मेरे सभी दोस्तों के पास हैं, मुझे इस फ़ोन में शर्म आती है। तो सोमवती रामा को आवाज़ लगाती है, रामा रामा। तो रामा आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, क्या हो गया, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बुला रही हो। तो सोमवती कहती है, तेरे जो स्कॉलरशिप के पैसे तुझे परसों मिले हैं वो ला के मुझे दे दे। लेकिन माँ क्या हुआ, बिट्टू को नया मोबाइल चाहिए, उसे मोबाइल दिलाना है। लेकिन माँ वो पैसे तो स्कॉलरशिप के हैं और वो मेरी पढ़ाई में काम आएंगे। बड़ी आई मास्टरनी, मेरे बेटे को मोबाइल चाहिए, चुपचाप पैसे ला के दे दे और मुझे माँ माँ कहना बंद कर। अगर मैं तेरी सगी माँ होती और बिट्टू तेरा सगा भाई होता, क्या तब तू पैसे नहीं देती, इसीलिए मना कर रही है, इसीलिए मुझे मामा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर रामा भावुक हो जाती है और पैसे लाकर सोमवती के हाथ में रख देती है। लेकिन बिट्टू का शौक यहीं ख़त्म होने वाला नहीं था, अब तो उसके शौक बढ़ने लगे। एक दिन फिर वो सोमवती के पास आता है और कहता है, माँ मुझे बाइक चाहिए। बाइक? लेकिन बेटा मैं बाइक कहाँ से दूँ तुझे, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला, लेकिन मुझे बाइक चाहिए, वो भी नहीं। मैं बस में धक्के खाकर कॉलेज नहीं जा सकता, मेरे सारे दोस्त बाइक पर कॉलेज आते हैं, मैं उनके सामने बेइज्जती महसूस करता हूँ, इसीलिए मुझे नई बाइक चाहिए। लेकिन बेटा बाइक कोई 2 रुपए की चीज़ तो है नहीं जो मैंने दिए और मैं बाइक लेकर आ गई। बाइक के लिए 60-70 हज़ार रुपये चाहिए और वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं तुझे बाइक कहाँ से दिलवाऊँ। देखो माँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि रामा और श्यामा की तरह मैं भी तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। बिट्टू अब अपनी माँ की कमजोरी जान चुका था। उसे पता था उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और वो उसे थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करेगा तो वो तभी उसे बाइक दिला देगी। इसलिए बिट्टू रूठकर घर से निकल जाता है। फिर सोमवती अपने आप से बातें करती है और कहती है, ठीक ही तो कहता है बिट्टू, एक ही तो बेटा है मेरा, मैं उसके ही शौक पूरे नहीं कर सकती तो कैसी माँ हूँ। सेठ जी के पास जाऊंगी और उधार लेकर आऊंगी। और सोमवती रामा और श्यामा को बुलाती है और कहती है कि वो सेठ जी के पास जा रही है, इसलिए वो आए तब तक वो दोनों बहनें रात के लिए खाना बना लें। उसके जाने के बाद दोनों बहनें आपस में बात करती हैं कि माँ तो कर्जे में डूबी हुई है पहले से और अब फिर एक और नया कर्जा लेगी। बिट्टू माँ को ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहता है और कभी कुछ मांगता रहता है। ऐसे तो माँ कर्जे में इतनी डूब जाएगी कि कर्जे वाले हमारे घर आने लगेंगे। फिर सोमवती बिट्टू के लिए अगले दिन ही एक नई बाइक ले आती है, जिसे देखकर बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। उसे खुश देखकर सोमवती भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके लिए उसके बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन बिट्टू अपनी माँ की कमजोरी जानने के कारण रोज़ नई डिमांड सामने रखने लगा। कभी वो सोने की चेन मांगता तो कभी कुछ मांगता। एक दिन शाम की बात है, बिट्टू घर पर नहीं था और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ होती है। तो सोमवती बाहर जाकर देखती है तो सेठ बाहर खड़ा था और साथ में अपने 2 गुंडों को लाया था। और वो सोमवती से कहता है, सोमवती मेरे पैसे कब देगी, कितने महीने हो गए, पैसे लेने तो तभी आ जाती है और देने के नाम पर ठेंगा दिखाती है। वो सेठ थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, मैं आपके पैसे जल्दी ही चुका दूंगी। कब चुकाएगी, कितने महीने हो गए, ऐसे करते करते तो तू साल लगा देगी और तू तो मर जाएगी, मेरे पैसे भी तेरे साथ मर जाएंगे।
सेठ की आवाज़ सुनकर दोनों बहनें भी वहाँ आ जाती हैं और अपनी माँ के लिए इतना भला बुरा सुनकर सेठ जी से कहती हैं, काका आप मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। देख रमा, तेरी माँ ने मुझसे उधार लिया है और अब नहीं चुकाएगी तो मैं इसे भला बुरा भी ना कहूँ। उधार लिया है तो क्या, इसका मतलब हम आपके गुलाम हो गए, आपने हमें खरीद लिया है। आप चाहेंगे मेरी माँ से वैसे बात करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख रमा, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है और मैं तेरी माँ से ऐसे बात क्यों करूँगा। मैंने कोई ठेका थोड़े लिया है सबसे उल्टा सुल्टा बोलने का। तेरी माँ अगर पैसे टाइम पर लेने आती है तो इसका टाइम पर देने का फ़र्ज भी बनता है। पैसे दे दे तो मैं क्यों आऊँगा तुम्हारे घर। तो श्यामा कहती है, काका हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे, अब चिंता मत करिए, हम पर भरोसा रखिए। देखो श्यामा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से आज जा रहा हूँ, लेकिन हर महीने ब्याज के पैसे टाइम पर पहुँचा देना और तुम्हें 3 महीनों का टाइम देता हूँ। इसी तारीख को 3 महीने बाद में या तो मेरे पैसे चुका देना, नहीं तो अपने ये गुंडे मैं फिर से साथ लाऊंगा और तुम सबको इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। काका अब चिंता मत करिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। उसके बाद बिट्टू जब रात को घर आता है और उसे सेठ जी के आने का पता चलता है तो वो उल्टा अपनी माँ पर ही बरस पड़ता है और कहता है, माँ तुम्हें इतने पैसे उधार लेने की ज़रूरत क्या थी। एक मैं हूँ जो कटौती में अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ और तुम लाखों का कर्जा लिए सिर पर घूम रही हो। तुम तो मर जाओगी और ये सारा मेरे कंधों पर छोड़ कर जाओगी। तुम्हारे मरने के बाद सारा कर्ज मुझे ही चुकाना पड़ेगा। बिट्टू की बातों से सोमवती को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है, क्योंकि बिट्टू से ज़्यादा प्यार उसने कभी किसी चीज़ को किया ही नहीं और बिट्टू की हर ख्वाहिश को उसने पूरा किया। और अपने ही बेटे से आज वो ऐसी बातें सुनकर उसके दिल को बहुत गहरा झटका लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। लेकिन बिट्टू को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी बाइक उठाता है और अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। रामा और श्यामा अपनी सौतेली माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती हैं और जो उन्होंने स्कॉलरशिप से पैसे बचाए थे अपनी पढ़ाई के लिए, वो सब अपनी माँ के इलाज के लिए खर्च कर देती हैं। और कुछ दिनों बाद सोमवती को होश आ जाता है। जहाँ रामा और श्यामा सोमवती की खूब सेवा करती हैं, वहाँ बिट्टू को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी माँ जिंदा है या मर गई। और सोमवती की आंखें हॉस्पिटल में बिट्टू को ढूंढती रहती हैं, लेकिन बिट्टू एक दिन भी अपनी माँ से मिलने नहीं आता। फिर जब सोमवती ठीक हो जाती है तो रामा और श्यामा उसे लेकर घर आ जाती हैं, जहाँ सोमवती दोनों बहनों से माफ़ी मांगती है और अपने किए पर पछताते हुए कहती है, मेरी बच्चियों मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार किया, लेकिन तुमने मुझे हमेशा अपनी माँ समझा। आज तुम नहीं होती तो मैं भी नहीं होती। तुम लोगों ने मेरी कितनी सेवा की। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे इस बर्ताव से पीछा छुड़ाने के लिए कब का मेरे मरने की बद्दुआ करता। तो श्यामा कहती है, माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम तुम्हारी बेटियां ही हैं। और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और श्यामा अंदर पानी लेने के लिए चली जाती है तो उसकी चिल्ली की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर सोमवती और रामा दोनों अंदर जाती हैं तो देखती हैं बिट्टू अपनी माँ की संदूक का ताला तोड़ रहा था, जिसमें उसने कुछ गहने रखे थे। तो सोमवती बिट्टू को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो बिट्टू कहता है, मार क्यों रही हो, ये जो तुम्हारा है तुम्हारे मरने के बाद मेरे ही तो काम आने वाला है। मैं चाहे इसे तुम्हारे मरने के बाद खर्च करूं या अभी करूं, है तो मेरा ही। और इतना कहकर बिट्टू अपनी माँ को धक्का दे देता है। तो रामा को गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर बिट्टू को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने माँ को धक्का दिया। तभी सोमवती कहती है, बेटा इसकी ये हिम्मत मैंने ही बढ़ाई है, इसकी सभी इच्छाओं को पूरा करके। इसमें इसकी गलती नहीं है, लेकिन बस बहुत हो गया, अब मैं इसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूँगी। और वो बिट्टू से कहती है, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे 1 सेकंड के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज से तू मेरा बेटा नहीं है, मेरी बस 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटियाँ। तू मेरे लिए मर चुका है। तो बिट्टू भी कहता है, मुझे नहीं रहना तुम जैसे भिखारियों के पास, तुम क्या सोचते हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और बिट्टू ये कहकर चला जाता है। सोमवती जिन बेटियों को सौतेली समझती रही वे ही उसकी अपनी निकली और जो बेटा उसका सगा था वो सौतेला हो गया। दोनों बहनें नौकरी करती हैं और अपनी माँ का सारा कर्जा उतार देती हैं।